हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे तरलों की यांत्रिकी यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये जो वीडियो है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारे नियम देखेंगे, जैसे कि पास्कल का नियम, स्टोक्स का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली थ्योरम, टॉरिसोली थ्योरम। इसके साथ साथ हम विस्कोसिटी देखेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी, ये सब देखेंगे। इसमें जितने भी टॉपिक है हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता तो इन पर अलग अलग वीडियो भी बना सकता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता, तो इसलिए मैंने एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया है। ओके, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को तो बहुत सीरियस होकर देखना है, क्योंकि इस वीडियो से ही आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन भिड़ जाएंगे। ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में सिर्फ इसी वीडियो से, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक हैं सबके सब इंपॉर्टेंट है, सबके सब टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। फिजिक्स की प्लेलिस्ट बन गई है, केमिस्ट्री की भी बन गई प्लेलिस्ट, और बायोलॉजी की भी बन गई प्लेलिस्ट। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट की भी प्लेलिस्ट बन गई है, तो आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हो। और बायो की वीडियो आपको कंटिन्यूसली मिल रही है। ठीक है, लेकिन आप उस पर सपोर्ट ही नहीं दिखाते हो। ठीक है, मैं बहुत मुश्किल से कोई टीचर लाया हूँ बायो पढ़ाने के लिए, और वो टीचर बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, बहुत ज़्यादा, उनको बायोलॉजी का इतना ज़्यादा ज्ञान है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। वो अभी वर्किंग है एज अ CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वर्किंग है, और बहुत ज़्यादा उनको बायो में बहुत ज़्यादा उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। पर यह है कि वो पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो पता नहीं होता ना कि जैसे सामने स्टूडेंट होता है तो हम इंटरेक्ट कर सकते हैं कि हाँ उसको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा होता है फ़ोन पे, मतलब सामने कोई भी नहीं है और पढ़ा रहा हूँ तो उसमें समझ में नहीं आता कि उसके समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वो कैसे पता चलता है? वो कमेंट्स के माध्यम से पता चलता है। इसलिए मैं अपनी वीडियो पर बोलता हूँ कमेंट्स करो। जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी तो मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे वीडियो बनाते हैं। उसके बाद कमेंट्स आने लगे कि ऐसा करो वैसा करो, तो मैं उसको अपनी वीडियो में इम्प्लीमेंट करता रहा, और वीडियो धीरे धीरे अच्छी होने लगी, इंप्रूव होने लगी। ठीक, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो मैम की वीडियो आती है, मैम की वीडियो में भी आपको अच्छे अच्छे कमेंट करना है। और देखिए, जैसे आप डिमोटिवेट हो जाते हो कुछ टाइम बाद पढ़ते पढ़ते, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम टीचरों को भी ऐसा होता है ना कि वीडियो बनाते बनाते हम थक जाते हैं, तो हमें भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। और वो मोटिवेशन कहाँ से आते हैं? कमेंट से। अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो कमेंट्स को पढ़ के हाँ ऐसा लगता है कि हाँ इन बच्चों को हमारी ज़रूरत है, हमारी वीडियो से इनको कुछ फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, लेकिन कमेंट ही नहीं आ रहा है तो कुछ पता ही नहीं चलता कि इनको हमारी वीडियो पसंद भी आ रही है या ये कुछ सीख भी रहे हैं उससे। ठीक है, तो डिमोटिवेट फील होता है, फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जो बायो की क्लास होती है 8 बजे, उसमें आपको ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करना है और अच्छे अच्छे कमेंट करना है, ताकि मैं मोटिवेट हो और जल्दी जल्दी आपका बायो का सिलेबस कंप्लीट करा दे। देखिए, फ्री में आजकल कोई भी कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार होता है, तो कोई तैयार हुआ है फ्री में पढ़ाने के लिए तो उसकी आपको वैल्यू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात बोलनी थी मेरे को। ठीक है, अब आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। तरलों की यांत्रिकी। देखिए, सबसे पहले देखिए तरल यानी कि फ्लूइड। फ्लूइड होता क्या है? फ्लूइड वे पदार्थ होते हैं जिनमें बहने का गुण होता है। ओके, जो बह सकते हैं उसको बोलते हैं फ्लूइड या फिर तरल। अब 9th क्लास में जब हमने मैटर के बारे में पढ़ा था तो उनको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया था। एक था सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, जिसमें से लिक्विड और गैस में ही बहने के गुण होते हैं। ठोस तो बह नहीं सकता, लिक्विड बह सकता है और गैस बह सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड और गैस क्या होता है? फ्लूइड होता है। ये लिक्विड और फ्लूइड दोनों अलग चीज़ होते हैं। लिक्विड क्या हुआ? लिक्विड में बहने का गुण। लिक्विड क्या हुआ कि सभी लिक्विड तो फ्लूइड हो सकते हैं, लेकिन सभी फ्लूइड लिक्विड नहीं हो सकते, ये भी समझना है। ठीक है, फ्लूइड मतलब जिसमें बहने का गुण होता है, जितने भी पदार्थ होते हैं जिनमें बहने का गुण होता है वो सब होते हैं फ्लूइड। अब देखिए, गैस भी बह सकती है, पर गैस लिक्विड ही नहीं हो सकती ना। तो गैस क्या है? गैस क्या है? फ्लूइड है, लिक्विड नहीं है, क्योंकि इसमें बहने का गुण है, तो गैस क्या है? फ्लूइड। तो जितने भी पदार्थ जिनमें बहने का गुण होता है उन्हें बोलते हैं फ्लूइड। ओके, आगे देखिए प्रेशर मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको प्रेशर के बारे में बता दिया था। तो प्रेशर क्या होता है? P=F/A होता है। यानी कि अगर मैं क्षेत्रफल को 1 कर दूं, यूनिट कर दूं, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल, परपेंडिकुलर फोर्स जो लगेगा यूनिट एरिया पे, उसी को बोलेंगे हम प्रेशर। ओके, तो जैसे ये बॉडी है, इसका जो एरिया है वो A है, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, अभिलंबवत बल जो लग रहा है, उसी को बोलते हैं प्रेशर, उसी को बोलते हैं दाब। ओके, इसका फॉर्मूला होता है P=F/A। ओके, अभी तक तो याद हो गया होगा आपको। और इसका जो और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स का हो गया न्यूटन और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को बोलते हैं पास्कल। तो पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें आपको नोट करना है। सामान्य दाब को पारे की स्तंभ की ऊंचाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो पारे की कॉलम देखा होगा आपने जिसमें पारा भरा होता है, ठीक, उससे हम दाब को मापते हैं। कैसे मापते हैं हम? देखिए, 1 सेंटीमीटर पारे का स्तंभ लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है, इसमें पारा भरते हैं।
ठीक है। अब जो ये पारा भरा हुआ है, इसमें 1 सेंटीमीटर पारा भरा, इसके द्वारा जो इसकी सतह पे जो बल लगाया जा रहा है, ठीक है, अभी लंबवत बल लगा रहा है ना ये, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स, तो इसी को बोलते हैं हम दाब, इसी को बोलते हैं दाब। 1 सेंटीमीटर पारे द्वारा उसकी सतह पे लगाया जाने वाला फोर्स, उसी को बोलते हैं हम दाब। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर पारा है, जो उसके जो कॉलम है, 1 सेंटीमीटर पारा का जो कॉलम है, उस पर कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बल लग रहा है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पूछे तो 1.03 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना दाब लगता है 1 सेंटीमीटर पारे पे। और दूसरी चीज़ आपको नोट करना है कि जो ऋतु विज्ञान होता है, जो मौसम विज्ञान होता है, उसमें दाब को बार, ठीक है, बार है, बार या फिर मिली बार में व्यक्त करते हैं, वहाँ पे बार या फिर मिली बार में हम उसको काउंट करते हैं। तो और एक बार की वैल्यू पूछी जाए तो एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। और एक चीज़ और नोट करना है कि जो दाब होता है यानी प्रेशर जो होता है वो अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इतना तो हो गया दाब से। अब आगे चलते हैं, अब आगे आते हैं पास्कल के नियम पे, ठीक। देखिए, पास्कल के नियम में आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए, आपको ये फोटो दिख रही है, देखिए इसमें क्या है, ये पिस्टन लगाओ, पिस्टन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, पिस्टन, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ये पाइप टाइप का कुछ, जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ये क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक पिस्टन लगा और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो देखिए इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो पास्कल ने क्या कहा कि जब हम यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे तो जो प्रेशर यहाँ पे लगाएंगे वो प्रेशर क्या हो जाएगा, फ्लूइड में चारों दिशाओं में क्या जाएगा, फैल जाएगा। अब ये जो फ्लूइड में चारों दिशाओं में फैल जाएगा तो यहाँ से प्रेशर लगा, ये आगे की ओर मूव करेगा और ये जो प्रेशर है यहाँ पे इस पिस्टन को ऊपर की ओर उठा देगा, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रेशर लगाया तो इसने क्या किया, ये पूरे फ्लूइड में फैल जाएगा ये प्रेशर, और ये लास्ट में क्या करेगा, इस वाले पिस्टन को ऊपर उठा देगा, इस वाले पिस्टन को ऊपर उठा देगा, और इसके ऊपर रखी हुई कार है ये भी क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। यानी हमने यहाँ पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। फोर्स कैसे लगाया, कम मात्रा में फोर्स लगाया, और इस कम मात्रा वाली फोर्स ने ही इस बड़ी सी गाड़ी को उठा दिया। तो पास्कल ने यही कहा कि जो यहाँ पे हम जितना प्रेशर लगाएंगे और यहाँ पे जितना प्रेशर उत्पन्न होगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे हमने P1 प्रेशर लगाया तो यहाँ पे क्या P2 है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ वाला प्रेशर और यहाँ वाला प्रेशर क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। यही बोला पास्कल ने, ठीक है। जबकि एरिया अलग अलग है, एरिया अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी प्रेशर क्या होगा, दोनों में बराबर बराबर होगा। यही बोला था पास्कल ने। और इसी चीज़ का यूज़ हम लेते हैं हाइड्रोलिक्स में, ठीक है। हाइड्रोलिक्स एक अलग सी ब्रांच है, ठीक है, मैकेनिकल में, मतलब जब आगे की कक्षा, बड़ी कक्षाओं में, इंजीनियरिंग में हाइड्रोलिक्स होता है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक्स एक अलग सा विषय है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे डिटेल में, लेकिन पूरी हाइड्रोलिक्स में ना इसका यूज़ होता है, पास्कल के नियम का यूज़ होता है, ठीक है। तो हम छोटे से अमाउंट का फोर्स लगा के बड़ी सी गाड़ी को उठा सकते हैं, किसकी वजह से, पास्कल के नियम से, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं हम। देखिए डेफिनेशन में क्या है, पास्कल के नियम के अनुसार किसी द्रव्य के किसी भाग पर लगाया गया दाब बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव्य के सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित हो जाता है। इसे द्रव्य के दाब का संचरण का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसे दाब का संचरण का नियम भी कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये था वो नली, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं प्रेशर लगाऊंगा तो ये पूरे फ्लूइड में फैल जाएगा, और ये यहाँ पे जिस प्रेशर से मैंने यहाँ पे, जितना प्रेशर मैंने यहाँ लगाया था उतना ही प्रेशर यहाँ पे उत्पन्न करेगा, ठीक है। ये बोला था पास्कल ने, ठीक है। और इसका यूज़ हम कहाँ पे लेते हैं, जैसे जेसीबी हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, इंजेक्शन हो गए, इन सब में किसका नियम का यूज़ होता है, पास्कल के नियम का ही यूज़ होता है, ठीक है। इसको मैं डिराइव नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। डिराइव में क्या है, P1 = P2 आता है, मतलब कि अगर देखिए यहाँ पे ये बर्तन है, बर्तन में क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, और इसमें एक ये है बॉडी है कोई, तो इस बॉडी पे अगर जितना यहाँ पे प्रेशर लगेगा उतना ही प्रेशर इधर लगेगा, यही है पास्कल के नियम के अनुसार, ठीक है। तो पास्कल ने ये बोला कि द्रव्य में हर पॉइंट पे बराबर बराबर क्या होंगे, प्रेशर होंगे, दाब क्या होगा, बराबर होगा, यही बोला पास्कल ने। आपके सिलेबस में पास्कल के नियम के एप्लीकेशन देखा है, तो आपको मैं एप्लीकेशन बता देता हूँ पास्कल के नियम के। देखिए पहला एप्लीकेशन तो वही हो गया, जेसीबी हो गया। जैसे कि जेसीबी किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, पास्कल के नियम पे, यानी कि हाइड्रोलिक पंप बोल सकते हैं हम। हाइड्रोलिक पंप क्या हो गया, पास्कल के नियम का एप्लीकेशन हो गया। दूसरा देखिए जो जैक होते हैं, हाइड्रोलिक जैक जो गाड़ी को उठाते हैं, जैसे गाड़ी पंचर हो जाता है तो उसके नीचे एक जैक लगाते हैं जिसमें ऐसे घुमाते हैं तो ये गाड़ी को एक साइड से ऊपर उठाता है, तो इसको बोलते हैं जैक। तो हाइड्रोलिक जैक ये भी पास्कल के नियम पे वर्क करता है,
ठीक है। और इंजेक्शन हो गया, जो इंजेक्शन भी पास्कल के नियम पे वर्क करता है। हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक ब्रेक आ रहे हैं आजकल गाड़ियों में, तो हाइड्रोलिक ब्रेक भी किस पे, पास्कल के नियम पे। ये सब हो गया इसके एप्लीकेशन। और पास्कल का नियम आपको समझ में आ गया कि जो फ्लूइड है उस पर हर एक पॉइंट पे बराबर बराबर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पास्कल का नियम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्रव्य दाब, यानी कि फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, देखिए प्रत्येक द्रव अणुओं से मिलकर बना होता है। जो फ्लूइड है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है, द्रव के अणु परस्पर आकर्षण बल के कारण बंधे होते हैं। अगर मैं फ्लूइड को देखूं, उसे माइक्रोस्कोप में देखूं, तो वो एक दूसरे से बंधे होते हैं। जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से बंधे होते हैं, किससे, जो उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स होता है उससे। ठीक है, आबंधों से बंधे होते हैं। द्रव में आकर्षण बल इतना होता है कि द्रव के अणु द्रव की सीमा के भीतर विभिन्न दिशाओं में अनियमित गति करते हैं। अब जो ये पार्टिकल है ये मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था, जो परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन ने, उसमें सब कुछ देख लिया था हमने ये। ठीक है, तो बार बार मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ये अणु आपस में क्या करते थे, टकराते भी रहते थे। और अगर हमने इसे किसी बर्तन में रख रखा है तो बर्तन की दीवारों से भी ये टकराएंगे। ठीक है, तो बर्तन की दीवारों पर लगातार टकराते रहते हैं। इन टक्करों के फलस्वरूप इसमें क्या है, मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, तथा ये बर्तन की दीवारों पे बल आरोपित करते हैं। ठीक है, फोर्स लगाते हैं दीवार पे, बर्तन की दीवार पे। ठीक है, और जब ये फोर्स लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये फोर्स लगा रहे हैं ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स, तो वही क्या होगा, इसका दाब। यानी कि इसका मतलब क्या निकला कि जो फ्लूइड है, अगर मैंने उसे किसी बर्तन में रखा हुआ है तो उस बर्तन पे वो प्रेशर लगाता है। ठीक है, क्यों लगाता है प्रेशर, क्योंकि जो फ्लूइड है वो मॉलिक्यूल से बन के मिलकर बना होता है। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गति करते रहते हैं। गति करने से वो आपस में टकराते रहते हैं। टकराने से क्या होता है, उनमें मोमेंटम आ जाता है। मोमेंटम से क्या होता है, वो जो दीवार होती है बर्तन की, उस पर वो फोर्स लगाते हैं। और जो परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो जो फ्लूइड होता है वो भी क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं बर्तन की दीवारों पर। ठीक है, ये था। ठीक, अभी इसका आगे यूज लूंगा मैं। आगे देखिए, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि गहराई के साथ दाब में परिवर्तन, यानी कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। ठीक है, देखिए माना एक द्रव बेलनाकार बर्तन में भरा हुआ है, एक सिलेंड्रिकल जो ये बर्तन है इसमें क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, और द्रव स्तंभ की ऊंचाई h है, इसकी जो हाइट है वो h है। ठीक है, ये माना हमने। ठीक, बर्तन की तली का क्षेत्रफल, इसका जो नीचे है तली है उसका क्षेत्रफल a मान लिया हमने। ठीक है, और इसका जो घनत्व यानी डेंसिटी है उसे हमने रो मान लिया। ठीक है, रो मतलब डेंसिटी है। और तथा गुरुत्वीय त्वरण जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो है g। ठीक है, तो देखिए द्रव का आयतन क्या होगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होगा। आयतन क्या होता है, आयतन कैसे निकालते हैं, पिछली वीडियो में मैंने निकाल के बताया था कि अगर हम क्षेत्रफल को ऊंचाई के साथ गुना कर देंगे तो आयतन आ जाएगा। तो क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये हो गया इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम। और द्रव स्तन का द्रव्यमान, एक और फॉर्मूला आपको पता होगा कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया हुआ है। जब हम नाइन्थ के एनसीईआरटी कर रहे थे उस टाइम भी मैंने ये फॉर्मूला आपको बोला था, इसे याद कर लेना, बाद में काम आएगा। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला हो गया, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुना घनत्व होता है। ठीक है, आयतन हमें पता चल गया, a इंटू एच, इसको यहाँ रखेंगे। और घनत्व क्या माना था हमने, रो, तो रो रख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए द्रव स्तंभ का भार, इसका भार कितना होगा, वेट कितना होगा, तो W इक्वल टू mg होता है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू mg होता है। ठीक है, और m जो हमने भी मास निकाला, मास क्या निकाला हमने, ये निकाला। ठीक है, तो मास m की जगह मैं ये रख सकता हूँ। ठीक है, तो रख दिया मैंने मास की जगह। ठीक है, a इंटू एच इंटू रो इंटू जी, ये हो गया W। ठीक है, अब स्तंभ द्वारा लगाया गया दाब, दाब क्या होगा, देखिए P, दाब क्या होता है, P इक्वल टू F बाई ए होता है। P इक्वल टू F बाई ए होता है। ठीक है, तो ऐप की जगह मैं रख सकता हूँ ये वाली वैल्यू जो ऊपर निकाली थी हमने, ये रख दिया मैंने ऐप की जगह। ठीक है, ऐप की जगह मैंने ये रख दिया, और ए तो ए था, ए से ए कट गया तो ये आ गया। प्रेशर कितना आ गया, P इक्वल टू रो, P इक्वल टू एच रो जी। ठीक है, तो क्या आ गया, P इक्वल टू, या फिर ऐसे बोलते हैं रो जी एच। ठीक है, ये प्रोनाउंस करने में अच्छा लग रहा है। तो P इक्वल टू रो जी एच, ये आ गया प्रेशर। जो एक स्तंभ में हमने कुछ भर रखा है लिक्विड, उसके द्वारा कितना प्रेशर लगाया जाता है, तो इतना प्रेशर लगाया जाता है। अब कुछ चीज़ें आप अब इस फॉर्मूले से देखिए हम क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, P इक्वल टू रो जी एच। अब इससे हम देखिए एक MCQ बना सकते हैं बहुत अच्छा। अगर मैं एग्जामिनर होता तो ये वाला जरूर बनाता आपके एग्जाम में। देखिए पहली चीज़ देखिए, इससे हमें क्या क्या पता चल रहा है, जो द्रव स्तंभ की ऊंचाई h बढ़ाने पे द्रव का दाब बढ़ जाता है। क्यों बढ़ेगा, देखिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है h के, तो अगर मैं ऊंचाई बढ़ाऊंगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए, द्रव स्तंभ का घनत्व बढ़ने से द्रव दाब बढ़ जाएगा। देखिए अगर मैं इसका घनत्व यानी कि रो बढ़ाऊंगा तभी भी इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बढ़ा तभी भी दाब बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं एक क्वेश्चन ये बनाता कि निम्न में से क्या असत्य है। 3 ऑप्शन तो मैं यही देता कि द्रव की ऊंचाई h बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता है, और ये घनत्व बढ़ने पर दाब बढ़ता है, और g बढ़ने पर, और एक देता कि वॉल्यूम के बढ़ने से दाब बढ़ता है। ठीक है, तो बोलता कि कौन सा असत्य है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बनाता मैं जरूर। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और ये फॉर्मूला पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को भी ईजिली कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत तो वैसे हमने 9th के एनसीईआरटी में भी कर दिया था, लेकिन एक बार यहाँ पे भी कर देते हैं। देखिए, आर्किमिडीज ने क्या बोला था कि जब हम किसी वस्तु को किसी फ्लूइड में, किसी द्रव्य में पूरी या फिर आंशिक रूप से डुबाते हैं, ठीक है, फुल्ली या फिर पार्शली डुबोया जाता है उसको, तो उसके भार में कमी आ जाती है। क्या होता है, उसके भार में कमी आ जाती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। जितनी कमी आई वो कमी किसके बराबर होगी, जितना इसने फ्लूइड बाहर निकाला या फिर हटाया वहां से, उसके बराबर होगा। यही बोला था आर्किमिडीज ने। ठीक है, तो जैसे इसका भार कितना था, 20 था, 20 kg था। इसको हमने एक द्रव्य में डाला तो इसका वेट कितना हो गया, 18 kg हो गया। ठीक है, तो इसके द्वारा कितना द्रव्य बाहर निकाला गया होगा, तो 2 kg निकाला गया होगा। ठीक है, 2 kg निकाला गया होगा। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि इसके भार में कितने की कमी आई, जितना उसने बाहर फेंका जल। बाहर कितना फेंका उसने, 2, तो 2 kg उसके भार में कमी आ गई। ठीक है, यही बोला था आर्किमिडीज ने कि जब हम किसी वस्तु को किसी द्रव्य में पूर्ण या फिर आंशिक रूप से डुबाते हैं तो उसके भार में कमी आ जाती है। अब ये कितना कम हुआ, ये किस पर डिपेंड करेगा कि उसने कितना द्रव्य वहां से हटाया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे हमारा आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, देखिए आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन। आदर्श द्रव्य, आदर्श द्रव्य वह द्रव्य है जिसमें निम्न 2 गुण हो। आइडियल फ्लूइड वो होता है जिसमें 2 गुण होते हैं। कौन कौन से 2 गुण होते हैं, ये वाला गुण देखिए कौन सा। पहला गुण क्या है कि द्रव असंपीड्य यानी इनकम्प्रेसिबल है, कि मतलब उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। द्रव को दबाने पर उसके आयतन व घनत्व में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात द्रव क्या है, असंपीड्य है, यानी कि द्रव के आयतन में कोई भी विकृति नहीं आ रही है। विकृति हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि द्रव का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक मॉड्यूलस रिजिडिटी अनंत होता है। इसका जो वॉल्यूमेट्रिक रिजिडिटी मॉड्यूलस होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अनंत होता है, यानी कि हम किसी द्रव को जब दबाएंगे तो उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा, ना तो वॉल्यूम में चेंज होगा और ना ही डेंसिटी में चेंज होगा। ठीक है, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है, विश्व में ऐसा कोई भी फ्लूइड नहीं है जिसको हम दबाएं और उसका वॉल्यूम कम ना हो। उसका वॉल्यूम कम होगा ही, उसके वॉल्यूम में चेंज आएंगे ही। ठीक है, लेकिन जो आइडियल फ्लूइड होता है उसमें 2 गुण होंगे। पहला तो ये कि वो असंपीड्य है, यानी कि अगर उसको हम दबाएंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। उसके ना तो डेंसिटी में कम होना चाहिए और ना ही उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गया। दूसरी चीज़ कि द्रव अश्यान है। अश्यान मतलब कि उसमें विस्कोसिटी नहीं है। ठीक है, अभी विस्कोसिटी आगे पढ़ेंगे। देखिए विस्कोसिटी नहीं है मतलब कि देखिए क्या होता है कि द्रव की परतों के बीच में ना गति होती है। द्रव क्या होता है, परतों में होता है, जो फ्लूइड होता है परतों में होता है, और इन परतों के बीच में क्या होती है, गति होती है अट्रैक्शन फोर्स के कारण। अब इस गति के कारण क्या होगा, इनके बीच में फ्रिक्शन आता है। ठीक है, फ्रिक्शन आता है यानी घर्षण आता है, और इसी घर्षण को क्या बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे इस अच्छे में। तो आइडियल गैस, तो आइडियल फ्लूइड वो होता है जिसमें ये भी गुण नहीं होता है, यानी श्यानता का भी गुण नहीं होता है, यानी कि उसमें कोई घर्षण भी नहीं होगा। तो ये भी इम्पॉसिबल है। जितने भी फ्लूइड होते हैं सब में श्यानता का गुण होता है, यानी विस्कोसिटी का गुण होता है, लेकिन जो आइडियल फ्लूइड होगा उसमें ये वाला गुण नहीं होगा। मतलब कि उसके सतहों के बीच में कोई भी घर्षण नहीं होगा। ठीक है, तो द्रव्य अश्यान होना चाहिए। तो 2 गुण होंगे अगर उसमें, तो उसे बोलेंगे हम आदर्श द्रव्य यानी कि आइडियल फ्लूइड। और ऐसा कोई भी द्रव्य प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ये बस हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ नोट, व्यवहार में कोई भी आदर्श तरल उपलब्ध नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अर्थात आदर्श तरल वे हैं जिनकी संपीड़ितता व श्यानता दोनों शून्य होती है, जो कि इम्पॉसिबल है। इसकी केवल हम क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये हो गया हमारा आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड जिसमें असंपीड्यता का गुण हो और जो अश्यान हो। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए आपके सिलेबस में ये दे रखा है स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, दोनों देख लेते हैं। धारा रेखीय प्रवाह यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये क्या होता है, द्रव का वह नियमित प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण अपने पहले वाले कण के पथ पर गति करता है। ठीक है, ऐसा होगा, मतलब एक ऑर्डर में गति करेगा। ठीक है, ये वाला जो कण है इसके पीछे वाला कण इसके अनुदिश गति करेगा, ये वाला इसके अनुदिश करेगा, ये वाला इसके अनुदिश करेगा। ठीक है, यानी कि ऑर्डर में ये गति करेंगे जो इसके
कण है, यानी जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसे बोलेंगे हम धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, यानी कि एक जैसे मान के चलिए अगर ये सीधी लाइन में चल रहा है तो ये सीधी लाइन में ही चलेगा। ठीक है, सीधी लाइन में ही फ्लो होता रहेगा। ठीक है, उसके अपोजिट टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि जब द्रव के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है तो उसके कणों की गति अनियमित हो जाती है और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। यानी इसकी जो गति होगी, जो ये फ्लो होगा, वो कैसे करेगा, जिगजैग। ठीक है, एक ऑर्डर में नहीं जाएगा, इधर उधर इधर उधर ऐसे गति करेगा। ठीक है, एक कण इधर भाग रहा है तो एक कण इधर भागेगा, एक कण इधर इधर, इसको बोलते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी कि सिंपल ऑर्डर में फ्लो हो रहा है, और टर्बुलेंट फ्लो मतलब कि इधर आड़ा टेढ़ा किधर भी बह रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा श्यानता यानी कि विस्कोसिटी। ठीक है, अब विस्कोसिटी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, विस्कोसिटी तो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दिया। देखिए वही है, अगर हम कोई फ्लूइड लेते हैं, ठीक है, कोई फ्लूइड लिया, उसको मैंने माइक्रोस्कोप में लगाया, ठीक है, और उसके मॉलिक्यूल्स को देख रहा हूँ, तो मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे, बंधे होंगे एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे से बंधे होंगे ऐसे टाइप के, बहुत सारे लेयर में बंधे होंगे। ठीक है, ऐसे बंधे होंगे। ओके, अब ये जो क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, और इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक, अब क्या होता है, ये लेयर हो गया, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर हो गए। तो क्या होता है कि नॉर्मली इनके लेयर में क्या होती है, गति होती रहती है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है, वो ये गति करते रहते हैं, यानी इधर कंपन करते रहते हैं। ठीक है, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो जो इनकी लेयर होती है, इसमें गति होती रहती है। अब जब दो सतह के बीच में गति होगी, ठीक है, दो सतह के बीच में गति होगी, तो क्या आता है वहाँ पे, तो वहाँ पे आता है घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। ठीक है, तो वहाँ पे आता है फ्रिक्शन। तो जो ये फ्रिक्शन आया फ्लूइड में, उसकी दो परतों में, उसके दो परतों के हिलने डुलने से जो उसके बीच में जो फ्रिक्शन आया, इसी फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं, यानी कि विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, द्रव्य द्वारा आरोपित घर्षण बल को श्यानता बल कहते हैं। ठीक है, द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी परतों के बीच होने वाले अपेक्षित गति का विरोध करता है। फ्रिक्शन हमेशा गति का विरोध करता है। ठीक है, जब आप चलते हो तो आपके पैरों में भी फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन क्या करता है, गति का विरोध करता है। ठीक है, हमेशा ये गति के अपोजिट साइड में लगता है। अगर आपकी गति इधर तो फ्रिक्शन की गति इधर होगी। तो ये लिखा कि द्रव की परतों के बीच होने वाली अपेक्षित गति, जो उसके परतों के बीच जो गति हो रही है, उसका विरोध करती है। विरोध करती है यानी कि क्या होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन होगा। तो जो द्रव की परतों के बीच में जो फ्रिक्शन काम करता है, उसी फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी या फिर श्यानता। ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या है, कुछ नहीं है, फ्रिक्शन है, किसमें, फ्लूइड्स में। ओके, अब आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्यानता गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, न्यूटन के अनुसार किसी बहते द्रव की किन्हीं दो परतों के बीच कार्य करने वाला घर्षण अथवा श्यान बल F निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, हमने अभी देखा ना, किन्हीं दो परतों के बीच में कौन सा बल कार्य करता है, घर्षण बल, उसी को क्या बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं, यानी विस्कोसिटी बोलते हैं। तो न्यूटन ने क्या बोला कि ये दो बातों पर निर्भर करेगा, जो उसके बीच में जो बल लग रहा है, उसकी परतों में जो घर्षण बल लग रहा है या फिर श्यानता बल लग रहा है, वो दो चीज़ों पर निर्भर करेगा। वो दो चीज़ें कौन कौन सी है, देखिए, पहली चीज़ ये कि परतों के संपर्क क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। जो संपर्क वाली दो परतें हैं, उनका जो क्षेत्रफल है, उनका जो एरिया है, उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, यह परतों के बीच वेग प्रवणता देखिए, मैं आपको वेग प्रवणता बता देता हूँ। देखिए, वेग प्रवणता क्या होता है कि एकांक दूरी को तय करने में वेग में जो भी चेंजेस हुए, ठीक है, जैसे ये दूरी है कोई, ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ वेग था इसका, यहाँ पे कुछ वेग हो गया, यहाँ पे कुछ वेग हो गया। तो जो एकांक, अगर एक यूनिट मान लो, ये एक यूनिट, ये भी एक यूनिट, तो एकांक यूनिट यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना वेग लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना वेग लगा, इन दोनों का अगर अंतर निकालें कि यहाँ से यहाँ कितना वेग था और यहाँ से यहाँ कितना वेग था, इन दोनों के वेलोसिटी में जब अंतर निकालेंगे तो वो वेलोसिटी अपॉन जो एकांक दूरी उसने कवर की, अपॉन जितना उसने एकांक दूरी कवर की, उसी को बोलते हैं वेग प्रवणता। ठीक है, तो बहते द्रव की परतों के बीच प्रवाह की दिशा के अविलंबित प्रति एकांक दूरी के लिए वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम, वेग प्रवणता बोलते हैं। इसका विमेय सूत्र क्या होता है, t⁻⁻1। ठीक है, क्योंकि ये दर है तो इसलिए t⁻⁻1 टाइम के फॉर्म में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो वेग प्रवणता का विमेय सूत्र हो गया, डायमेंशन हो गया t⁻⁻1। ओके, तो न्यूटन ने क्या बोला था, दूसरी चीज, पहले तो ये था कि जो सतह है उनके क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरा बोला कि यह परतों के बीच वेग प्रवणता, ठीक है, वेग प्रवणता यानी ΔV/ΔZ के अनुक्रमानुपाती होता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो दोनों को मैथमेटिक्स टर्म में डिनोट करते हैं। तो
पहला बोला था न्यूटन ने कि जो ये बल है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कर दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरा बोला कि वेग प्रवणता के, तो वेग प्रवणता के, ठीक है। दोनों को मिला देते हैं, तो दोनों को मिला दिया तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डेल वी अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब बहुत बार बता दिया मैंने कि अगर मुझे यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है और इसे प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आता है, माइनस ईटा। क्या आता है, माइनस ईटा। और ये प्रयोगों के द्वारा पता चलता है, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं लगा देता है। प्रयोग करते हैं कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी जानी चाहिए, तब रखते हैं वो। तो प्रयोग के द्वारा पता चला कि माइनस ईटा रखेंगे तो ठीक रहेगा, तो यहाँ पे रखा हमने माइनस ईटा, ये कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डेल वी अपॉन डेल जेड। डेल वी अपॉन डेल जेड क्या है, यहाँ पे वेग प्रवणता है, ठीक है। जहां ईटा एक नियतांक है जिसे श्यानता गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का निकालना है, यानी कि केवल ईटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे। ईटा में रखा, ये उधर गया, ये इधर गया, ठीक है। ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए इंटू डेल वी अपॉन डेल जेड हो जाएगा, ठीक है। एफ अपॉन ए इंटू डेल वी अपॉन डेल जेड, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, वेग प्रवणता के फॉर्म में लिख दिया, बाकी कुछ नहीं। तो ये हो गया हमारा, ये फॉर्मूला होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, ओके। अब कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि श्यानता गुणांक का डायमेंशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका डायमेंशन क्या होता है, तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -1 ये होता है। श्यानता गुणांक का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो केजी पर मीटर सेकंड होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, पॉइजली बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पॉइजली बोल सकते हैं। तो ये बन सकता है आपके क्वेश्चन की, पॉइजली किसका मात्रक होता है, तो श्यानता गुणांक का होता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मात्रक क्या होता है, पॉइजली होता है। और सीजीएस में पूछे तो सीजीएस में क्या होता है इसका मात्रक, इसका मात्रक होता है ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, ठीक है, ये होता है। और इसी को क्या बोलते हैं, पॉइज। सीजीएस में पूछे तो पॉइज, और एमकेएस में पूछे तो पॉइजली हो गया, ठीक है। ये दोनों ध्यान में रखना है आपको। श्यानता गुणांक का एमकेएस पद्धति में मात्रा क्या होता है, पॉइजली, और सीजीएस में क्या होता है, पॉइज, ठीक है, ये ध्यान देना है। आगे चलते हैं, स्टोक्स का नियम देखते हैं। देखिए स्टोक्स का नियम क्या है, देखिए स्टोक्स का नियम समझने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। देखिए एक ये है, मान के चलिए कि ये 1 केजी का कुछ है, बॉल है, ठीक है। इसको मैं ऐसे गिराता हूँ ऊपर से, ठीक है, ऊपर से गिराता हूँ, और मतलब हवा में गिरा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी दूसरा मीडियम नहीं, हवा है, ठीक है। और इसी बॉल को एक मैं पानी के भरे हुए टैंक में गिराता हूँ ऊपर से, ठीक है। तो जल्दी कौन पहुँचेगा नीचे, सतह पे जल्दी कौन पहुँचेगा, तो सतह पे कौन पहुँचेगा जल्दी, ये वाला पहुँचेगा जो एयर में गिर रहा है, और ये वाला क्या पहुँचेगा, लेट में पहुँचेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो स्टोक्स के नियम को पहले देखते हैं, पता चल जाएगा कि इसने देर कहाँ लगाई, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब कोई पिंड द्रव्य में गिरता है, जब किसी पिंड को हम द्रव्य में गिराते हैं तो क्या करता है, द्रव की परतों को अपने साथ नीचे धकेलते हुए ले जाता है। हमने देखा ना, द्रव क्या होता है, परतों में होता है, परत। तो जैसे ऊपर से ये गिरा तो ये क्या करेगा, इसको नीचे धक्का मारते हुए जाएगा, धकेलते हुए जाएगा, ठीक है, धकेलते जाएगा। जबकि काफी नीचे का द्रव विराम अवस्था में रहता है, नीचे का द्रव क्या होता है, विराम अवस्था में रहता है, ऊपर से धकेलते हुए आता है, ठीक है। अब क्या, अभी हमने एक चीज़ और पढ़ा कि परतों के बीच में फिर वो भी लगता है फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम बोलते हैं श्यानता यानी विस्कोसिटी, तो वो भी तो कुछ करेगा, ऐसे देखते थोड़ी ना रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी नीचे का द्रव स्थिर अवस्था में रहता है। इस प्रकार द्रव की परतों के बीच अपेक्षित गति उत्पन्न हो जाती है, उसके परतों के बीच में अपेक्षित गति उत्पन्न हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न हो जाएगा। परिणाम स्वरूप पिंड पर द्रव का घर्षण बल अथवा श्यान बल यानी विस्कोसिटी पिंड की गति के विपरीत दिशा में कार्य करके पिंड की गति को अवमंदित कर देता है। यानी कि अब क्या हो रहा है, देखिए ये था टैंक, इसके ऊपर हमने कुछ फेंका तो ये परतों में था, तो इसको नीचे धकेलते हुए गया, इससे क्या होगा, जो इसकी परत है उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यानी कि जिसको हमने बोला विस्कोसिटी। अब ये विस्कोसिटी क्या करेगा, ये अपोजिट साइड में, मतलब इसकी गति का विरोध करेगा, ये नीचे नहीं धकेलने देगा उसको, ये इसको ऊपर की साइड, इसके ऊपर की साइड ये फोर्स लगाएगा, ऊपर की साइड इसको फोर्स लगाएगा, और इसकी गति को क्या कर देगा, स्लो कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी गति हो जाती है स्लो द्रव्य में। यही बोला था स्टोक ने बोला था कि ऊपर से हम किसी द्रव्य में हम किसी वस्तु को गिराते हैं तो क्या करता है, धकेलते हुए जाता है उसकी परतों को, जिससे उसकी परतें उसके ऊपर की साइड एक बल लगाती है, जिससे उसकी गति क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ये बोला था स्टोक ने, ओके, ठीक है।
अब इसका डेरिवेशन तो मैं आपको करा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपका इसका फॉर्मूला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। और इसका डेरिवेशन देखना है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसके सारे डेरिवेशन देख सकते हो। ठीक है, देखिए तो स्टोक्स के नियम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी, जहाँ पे ईटा तो आपको पता है क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, आर क्या होता है, जो हमने वो गोला फेंका था ना, गोली फेंकी थी ऊपर से लोहे की, ठीक है, उसका जो रेडियस होता है उसको बोला हमने आर, उसका रेडियस हो गया आर। और वी क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, जिस वॉल्यूम में हमने उसको गिराया है। ठीक है, जो वॉल्यूम जिस द्रव्य में हमने गिराया उसका वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया। ओके, आगे रेनॉल्ड्स संख्या। रेनॉल्ड्स संख्या देखिए, रेनॉल्ड्स संख्या क्या होता है। रेनॉल्ड्स एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने प्रैक्टिकली क्या देखा कि जो जिसकी वेलोसिटी कम होती है ना, जिस फ्लूइड की वेलोसिटी कम होती है वो टर्बुलेंस फ्लो कम करता है, नहीं उसके टर्बुलेंस फ्लो होने के कम चांस हैं। तो ये तो प्रैक्टिकली बात है, जब नदी धीरे धीरे बह रही होती तो इधर उधर होने का खतरा कम होता है, लेकिन वहीं अगर नदी बहुत तेज बह रही है तो वो साइड से इधर उधर काटती कूटती जाती है ऐसे, ठीक है, तब जिगजैग करती है। अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तभी वो जिगजैग जाती है, और अगर वो स्लो है तो वो आराम आराम से बहती जाएगी, जो उसका मार्ग है उसी मार्ग से होती जाएगी नदी। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स ने भी यही बोला कि जिसकी वेलोसिटी कम होगी, जिस फ्लूइड की वेलोसिटी कम होगी उसके विक्षुब्ध प्रवाह यानी कि टर्बुलेंस फ्लो होने की संभावना कम है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रयोगों द्वारा एक नंबर को निर्धारित किया, एक नंबर को निर्धारित किया। वो नंबर क्या करेगा, वो नंबर ये बताएगा कि टर्बुलेंस फ्लो होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो नंबर बताएगा कि टर्बुलेंस फ्लो होगा या नहीं होगा, तो उसी नंबर को क्या बोला, रेनॉल्ड्स संख्या, रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, रेनॉल्ड ने यह परीक्षण किया कि कम वेग के प्रवाहित श्यान बलों के विक्षुब्ध प्रवाह की संभावना कम रहती है। उन्होंने एक विमाहीन संख्या को निर्धारित किया जो यह निर्धारित करता है कि प्रवाह विक्षुब्ध यानी कि टर्बुलेंस होगा या नहीं होगा। इस संख्या को ही रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। ठीक है, और रेनॉल्ड संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, ये आर इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन ईटा। ठीक है, जहाँ पे रो क्या था, ये था हमारा डेंसिटी, वी क्या है वेलोसिटी, और तथा डी क्या है नली का व्यास, जिस पाइप में वो फ्लो होगा ना, जिस पाइप में फ्लो होगा, जो द्रव जिस पाइप में फ्लो होगा उसका डायमीटर है। ठीक है, तो ये है रेनॉल्ड संख्या। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए बर्नौली थ्योरम आने वाला है। बर्नौली थ्योरम को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे बहते हुए द्रव की ऊर्जा, कोई फ्लूइड बह रहा है तो उसमें कौन कौन सी एनर्जी होगी वो हमें पता होना चाहिए। देखिए बहते हुए किसी आदर्श द्रव, आदर्श यानी कि आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड कुछ भी नहीं होता, बस वो एक कल्पना है। ठीक है, तो बहते हुए किसी आदर्श द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। उसमें कितने प्रकार की ऊर्जा होती है, 3 प्रकार की ऊर्जा। कौन कौन सी, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बहते द्रव की गति के कारण, अब जो द्रव है वो फ्लो हो रहा है, अब कोई भी चीज़ बहती है, चलती है, गति करती है, तो उसके कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें भी गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, यदि m द्रव्यमान है और v आयतन तथा रो घनत्व का द्रव v वेग से बह रहा है, कोई फ्लूइड है जिसका द्रव्यमान m है, उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम कितना है v है, और डेंसिटी कितना है रो, और उसका वेग यानी वेलोसिटी कितना है v है, तो देखिए उसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा, ये पढ़ते हुए आ रखे हैं। अब द्रव के प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, अगर हम वॉल्यूम के फॉर्म में देखें कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, देखिए वॉल्यूम से इसको डिवाइड करेंगे, तो जब वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हाफ mv, ये तो पहले था mv स्क्वायर, और v से कर दिया हमने डिवाइड। ठीक है, v से डिवाइड कर दिया, तो देखिए m अपॉन v क्या होता है, m अपॉन v यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, घनत्व होता है। ठीक है, बार बार ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, घनत्व। तो मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, घनत्व, घनत्व यानी रो रख सकता हूँ, तो इसकी जगह मैंने रख दिया रो, तो हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी लगती है जब कोई भी फ्लूइड फ्लो होता है। ठीक है, पहली एनर्जी ये हो गई। ठीक है, दूसरी एनर्जी क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी विश्व के हर एक वस्तु पे लगती है। ठीक है, यानी उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा लगती है उसे बोलते हैं स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। अब हर कोई वस्तु के पास कोई ना कोई स्थिति तो होती है, यानी उसके अंदर स्थिति ऊर्जा होगी। ठीक है, तो बहते हुए द्रव की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं यानी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब देखिए यदि बहता हुआ द्रव पृथ्वी की तल से h ऊंचाई पर स्थित हो,
ठीक है, पृथ्वी की तल से h ऊंचाई पे वो बह रहा है और m द्रव्यमान है उसका, ठीक है, और द्रव्य की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी फिर mgh हो जाएगी, ठीक है। अब द्रव्य के प्रति एकांक आयतन पे निकालना है तो v से डिवाइड कर देंगे, v से डिवाइड कर दिया हमने प्रति एकांक पे, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम पे। तो क्या हो जाएगा, देखिए m/v क्या होता है, m/v वही रो होता है, यानी कि डेंसिटी होता है, ठीक। तो यहाँ पे रख दिया रो जी एच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रो जी एच क्या हो गया हमारा, रो जी एच क्या हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दूसरी एनर्जी होगी। तीसरी एनर्जी होती है उस पर प्रेशर। अभी हमने पीछे देखा कि जो फ्लूइड है वो बह रहा है तो वो प्रेशर लगाएगा उसके वॉल पे, ठीक है, ये भी पढ़ा था हमने कि बहते द्रव्य पर आरोपित दाब के कारण द्रव्य में संचित ऊर्जा को दाब ऊर्जा कहते हैं। तो थर्ड ऊर्जा कौन सी लगा रहा है, वो दाब ऊर्जा लगा रहा है, ठीक है। तो माना द्रव के ए परिचय जो उसका द्रव का वो द्रव जिसमें भी बह रहा है उसका जो एरिया है वो ए है और जो दाब लगा रहा है वो है पी, तथा उसके कारण द्रव एक्स दूरी तक बहता है, तो द्रव की दाब ऊर्जा देखिए क्या होगा, द्रव की दाब ऊर्जा क्या होगी, जो फ्लूइड द्वारा जितना भी कार्य किया जाएगा उसी को बोलेंगे हम द्रव की दाब ऊर्जा। और कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है। तो और बल लगा दिया हमने यहाँ पे, बल क्या देखिए P = F/A होता है। तो बल गुना विस्थापन लगाया, मुझे अगर बल का निकालना है तो इसको इधर भेज दूंगा, यानी P × A कर दूंगा। तो दाब इंटू क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ बल की जगह, और विस्थापन तो है ही, दाब की जगह रख दिया P, क्षेत्रफल A लिया था हमने और विस्थापन कितना हमने लिया था x लिया था, ठीक। प्रति एकांक आयतन पे निकालना है तो v से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब v से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए a × x, जब हम एरिया में किसी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का हम गुना करते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है, बहुत बार बता दिया मैंने। ये तो खुद वॉल्यूम हो गया, यानी P × V ऊपर से आ गया और V से हमने इसमें डिवाइड कर दिया तो V से V कट गया तो आया हमारा P। तो ये हो गया हमारा दाब ऊर्जा क्या हो गया, P हो गया। अब इन्हीं तीनों ऊर्जा को हम लगाएंगे बर्नौली थ्योरम में, ठीक है। अब आगे देखिए बर्नौली का थ्योरम, ठीक है। बर्नौली का थ्योरम देखिए, बर्नौली ने क्या बोला, यदि कोई आदर्श द्रव्य आइडियल फ्लूइड, अर्थात आइडियल फ्लूइड क्या था, जो असंपीड्य हो और जो अश्यान हो, ये था आदर्श द्रव, ठीक है। किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह को बोलते हैं स्टेडी फ्लो, ठीक है, स्टेडी फ्लो में बह रहा है तो उसके प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, अर्थात कौन कौन सी ऊर्जा होगी उसके प्रति एकांक आयतन में, गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी और दाब ऊर्जा होगी। ये तीनों हमने अभी देखा नहीं कि अगर कोई फ्लूइड बह रहा है किसी पाइप में किसी नली में तो उसमें 3 प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। तो बर्नौली ने यही बोला कि जो उसकी अगर वो किसी नली में बह रहा है तो जो उसकी गतिज ऊर्जा है हर एक मतलब कि हर एक वॉल्यूम पे, इसने यहाँ बोला ना कि प्रति एकांक आयतन पे अगर उसका कोई सा भी आयतन ले, आयतन को कोई भी पार्ट ले, वॉल्यूम का कोई भी पार्ट ले, तो वहाँ पे जो उसकी तीनों प्रकार की जो एनर्जी है, यानी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, इन तीनों का योगफल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि किसी भी वॉल्यूम पे हम वॉल्यूम निकालें, किसी भी वॉल्यूम पे हम अगर एनर्जी का सम निकालेंगे तो वो बराबर आएगा, यानी कि कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो अगर किसी नली में अगर कोई फ्लूइड बह रहा है तो इस यहाँ पे इस आयतन पे हम जितना एनर्जी निकालेंगे जो तीनों का सम होगा, यहाँ पे जितना निकालेंगे, यहाँ पे जितना निकालेंगे, तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा, ठीक है। यही बोला बर्नौली ने, ठीक है। मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं हम कि पी क्या था, दाब ऊर्जा, और हाफ PV² ये क्या था हमारा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और रो जी एच ये क्या था हमारा स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों का योग क्या होता है, नियतांक होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। यही बोला था बर्नौली ने, ठीक है। तो बर्नौली ने कुछ नहीं बोला कि किसी नली में अगर कोई द्रव्य बह रहा है तो उसके प्रति एकांक आयतन पे उसमें मौजूद तीनों प्रकार की जो ऊर्जा होती है उनका सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये है बर्नौली का स्टेटमेंट। ओके, सत्यापन मैं करवा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सत्यापन करने की जरूरत नहीं। अगर आपको इसे देखना है तो PDF से देख लेना, सेम वही है, लास्ट में जाके यही आएगा P + हाफ PV² प्लस रो जी एच = कांस्टेंट ये आएगा, ठीक। अब बर्नौली के एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, तो एप्लीकेशंस कुछ तो मैं बता रहा हूँ और कुछ आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ कि आप खुद से भी तो थोड़ा रिसर्च करें, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि जो एरोप्लेन उड़ते हैं ना वो बर्नौली के थ्योरम के ऊपर होते हैं, ठीक है। जो एरोप्लेन उड़ते हैं वो बर्नौली के थ्योरम के ऊपर उड़ते हैं। और दूसरा होता है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर देखिए, वेंचुरीमीटर का काम क्या होता है, वो हम वेंचुरीमीटर को पहली बात तो हम लगाते हैं किसी पाइप में लगाते हैं, और उसका काम क्या होता है कि जो पाइप में जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी को नापना कि वो उसकी रफ्तार कितनी है, उसके लिए हम लगाते हैं वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर भी किस पे वर्क करता है, बर्नौली पे, और जो एरोप्लेन जो उड़ता है वो भी किस पे वर्क करता है, बर्नौली पे। और बाकी और आप खुद से रिसर्च कर सकते हो, ठीक है।
आगे देखिए, लास्ट बच गया हमारा टॉपिक टॉरिसोली का प्रमेय। टॉरिसोली ने देखिए क्या बोला था, टॉरिसोली में बहुत ईजिली समझा देता हूँ। देखिए ये कोई बर्तन है, इसमें भरा हुआ है फ्लूइड, ठीक है, द्रव्य भरा हुआ है। यहाँ पे एक छेद हो गया, और ये जो छेद है ये इससे h ऊंचाई पे है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, h, ठीक है, यहाँ इतने h ऊंचाई पे एक छेद बन रखा है। अब इस छेद से क्या निकल रहा है, लिक्विड निकल रहा है, ठीक है, लिक्विड निकल रहा है। तो पहली बात तो बर्नौली, ये टॉरिसोली का प्रमेय वो बताता है कि इसको बहिस्राव वेग को बताता है, जो बाहर की तरफ जो पानी निकल रहा है इसकी रफ्तार को बताता है, इसकी वेलोसिटी को बताता है। तो ये इसकी वेलोसिटी से संबंधित नियम है, ठीक है, जो ये पानी बाहर निकल रहा है इस छेद से उसकी वेलोसिटी कितनी होगी उसको बताता है। तो देखिए इन्होंने क्या बोला टॉरिसोली ने, कि जो ये है जहाँ पे हमने ये छेद कर रखा है उसकी जो ऊंचाई है बर्तन से, मतलब ये h ऊंचाई पे है ना, ठीक है, और अगर हम इतनी ऊंचाई से किसी वस्तु को गिराते हैं, मान के चलिए ये जो है ये छेद है इस टैंक से 10 मीटर की ऊंचाई पे है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 10 मीटर, और अगर मैं इधर खाली हवा में 10 मीटर की ऊंचाई से अगर कोई वस्तु गिराता हूँ, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी और जो ये पानी निकल रहा है इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। समझ में नहीं आया, फिर से बताता हूँ। ये कोई बर्तन है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पे छेद हो रखा है, ये छेद कहाँ से, इस बर्तन की ऊंचाई से, मतलब जो ऊपर वाला पॉइंट है उससे h ऊंचाई पे है, ठीक है, h ऊंचाई बोल लो या फिर h गहराई पे है, ठीक है, यहाँ तक की ये छेद तक की दूरी कितनी h है। तो उस टॉरिसोली ने बोला कि जो इसका वेलोसिटी होगा, जो यहाँ से पानी जो निकल रहा है उसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी, अगर हम इतनी ही ऊंचाई से वायु में कोई वस्तु को गिराएं तो वो जिस वेग से गिरेगा, वो जितना वेग उसका होगा उतना ही वेग इसका भी होगा, जो ये बाहर की तरफ पानी गिर रहा है, ठीक है। आगे समझ में नहीं आया तो 2-3 बार इस वीडियो को देखें, आ जाएगा समझ में, ठीक है। डेफिनेशन में ये लिखा हुआ कि द्रव से भरे किसी टैंक में किसी गहराई पर बने बिंदु से निकलने वाले द्रव का वेग अर्थात बहिस्राव वेग, इसको क्या बोला हमने, बहिस्राव वेग बोला, ठीक है, उस वेग के बराबर होता है जो द्रव अपने स्वतंत्र तल से छिद्र तक स्वतंत्रता पूर्वक गिरने से प्राप्त करता है। वही कि ये बर्तन था, ठीक है, इसकी h ऊंचाई पे एक छेद था, तो इतनी ऊंचाई से अगर हम किसी स्वतंत्र माध्यम में, यानी कि पानी में ना गिराएं, स्वतंत्र ऐसे हवा में गिराएं, उसको जिस वेग से वो गिरेगा वो वेग और जो यहाँ पानी जिस वेग से निकल रहा है दोनों वेग बराबर होता है, ठीक है। ये था टॉरिसोली का प्रमेय, ठीक है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो पहली बात तो आप उसको दोबारा देखें, ठीक है, वीडियो को रिवर्स करके देखें। फिर अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो जो ग्रुप है हमारा टेलीग्राम का, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।